साथियों नमस्कार। आज मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। शाम का समय हो रहा है। सभी टेंटों में पंचायतें लग चुकी हैं। बड़ा खूबसूरत शाम को नज़ारा होता है बॉर्डर पर। और यही नहीं, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, ढांचा बॉर्डर और शाहजहांपुर बॉर्डर, इन सभी बॉर्डरों पर जैसे ही जैसे शाम ढलती जाती है वैसे वैसे किसानों की पंचायतों का सूरज उदय होता जाता है। और पंचायतों में क्या खूब चर्चा होती है। ऐसी चर्चा यूनिवर्सिटियों में नहीं होती होगी। ऐसी चर्चा कहीं प्रोफेशनल्स जहां बैठते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, ऐसी चर्चाएं वहां भी नहीं की जाती होंगी। और चर्चा करने वाला यहाँ कोई प्रोफेसर नहीं होता है, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ कोई बहुत विद्वान स्टूडेंट नहीं होता है। यहाँ पर चर्चा करने वाला जो है, मुट्ठी में हल पकड़ करके खेत को जोतने वाला, बैलों को संभालने वाला, बैलों को कंट्रोल करने वाला, खेती करने वाला किसान, लाठी पकड़ करके बुजुर्ग, वृद्धावस्था में भी जो है आकर के यहाँ पर बैठ करके जिन चर्चाओं को करता है, जिन अनुभवों को साझा करता है, वो अपने आप में काबिलियत तारीफ होता है। हमारे साथ विनोद जी हैं। ये श्री गंगानगर हनुमानगढ़ से आते हैं और पूरे किसान आंदोलन में मूंछों वाला किसान, ये इनकी पहचान है। बड़ी ही खूबसूरती से, बड़ी ही मुस्तैदी से ये क्या दिल्ली, क्या पश्चिम बंगाल, क्या राजस्थान, क्या हरियाणा, क्या पंजाब, जहां भी जो भी प्रोग्राम होता है उसमें जाकर के ये पूरे जोश के साथ लोगों का हौसला बढ़ाते हैं। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, दिल्ली देहात के अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हैं, राजीव यादव जी। दिल्ली, इनसे अच्छा कोई नहीं समझता। दिल्ली में एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा था लैंड पुलिंग का। उस मुद्दे की बारीकी तक जाकर के, जो मुद्दा था ही नहीं, उसकी बारीकी तक जाकर के, उसकी तह तक जाकर के इन्होंने दिल्ली का एक सबसे प्रमुख मुद्दा बना दिया। ये इनकी शख्सियत है, ये इनकी खासियत है। अभी हम इनसे भी रूबरू होंगे, इनसे बात करेंगे। हमारे साथ मुराली लाल हैं। ये अंबेडकर नगर से हैं। ये बहुत ही सामान्य परिवार से आते हैं। ये हमारे जय किसान के सच्चे सिपाही हैं। हम लोग तो यहाँ आते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। ये लगातार डटकर इसी छत के नीचे बैठे हुए हैं और इस छत की दीवार बन करके बैठे हुए हैं कि जब तक इस आंदोलन की विजय नहीं हो जाती तब तक हम इस छत को हिलने नहीं देंगे, चाहे कितने भी आंधी और तूफान आए, चाहे कितनी भी नकारात्मक विचारधाराएं इसको तोड़ने का प्रयास करें। हमारे साथ लोकेश जी हैं। आप इनका चेहरा देखो और इनके चेहरे का तेज देखो और इनकी मुस्कुराहट देखो। ये बहुत कम बोलते हैं और बड़ा ही दिलचस्पी लेते हैं लोगों की बड़ाई करने में। ये हमारे पास आते हैं और इतनी मीठी सी बात करेंगे, ऐसा लगता है कि कहीं हमको शुगर ना हो जाए, इतनी मीठी बात करते हैं। इनकी खासियत क्या है? इनकी खासियत ये है कि ये लोगों को देखते हैं और देखते ही पहचान जाते हैं कि उसकी जरूरत क्या है। उसको चाय की जरूरत है, हाजिर। पानी की जरूरत है, हाजिर। दवा की जरूरत है, हाजिर। इनकी भी अपनी एक बहुत अहम भूमिका है। साथियों, अब हमारे साथ अजय शर्मा जी हैं जो दिल्ली से हैं। इनका काम अखबार पढ़ने का है। ये अखबार पढ़ते हैं। हमसे भी कोई खबर यदि छूट जाती है छोटी मोटी, तो ये उस खबर को कवर करके हमको बताते हैं कि सर ये खबर छूट गई, अब की बार जब आप जाना बोलने के लिए मंच पर या किसी न्यूज चैनल पर तो आप इसको भी बोलना। ये हमारे जय किसान आंदोलन के सच्चे सिपाही हैं, जिसकी वजह से आज जय किसान आंदोलन ने इस पवित्र ऐतिहासिक किसान आंदोलन में जबरदस्त भूमिका निभाई है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। हमारे नेता योगेंद्र यादव जी, आज वो महाराष्ट्र में हैं। आजाद मैदान में आज रैली हुई। आज संयोग दो थे, एक तो महाराष्ट्र के बंबई शहर में ही वो रैली थी, दूसरे आजाद मैदान में आजाद रैली थी। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। हम आधुनिक तौर पर तो आजाद हो गए, आधुनिक तौर पर हमारे पास घर मकान सुंदर हो गए, हमारे कपड़े सुंदर हो गए, मोटरसाइकिलें, कारें हमारे पास हो गई, लेकिन मानसिक तौर पर हम गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रह गए। और उसका फायदा हमारे इसी देश में जो इसी देश के रहने वाले हैं, जिनमें अंग्रेजों का खून बहता है, उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया और उन्होंने अंग्रेजों की ही नीति पर चलकर फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया। उन्होंने जातियों में बांटा, उन्होंने धर्मों में बांटा, संप्रदाय में बांटा, मजहब में बांटा, हिंदू मुसलमान में बांटा, मंदिर और मस्जिद में बांटा, सिख और ईसाई में बांटा। लेकिन ये हमारा वो देश है जहां
हर 10 कोस पर पानी और हर 10 कोस पर वाणी बदलती है। हमारे देश की अनेकता में एकता, वसुधैव कुटुंबकम, अहिंसात्मक प्रणाली ही हमारे देश की खूबसूरती है, हमारे देश की विचारधारा है। हम गांधीवादी, हम गांधी के भारत से हैं। हम एक ऐसे भारत से नहीं है जहां नफरत फैलाई जाती हो। हम एक ऐसे भारत से हैं जहां गांधी जी अहिंसात्मक प्रणाली की विचारधारा लोगों को समझाते थे, जहां गांधी जी जो है बंदूक चलाने पर विश्वास नहीं रखते थे, अपशब्द बोलने पर विश्वास नहीं रखते थे। गांधी जी लाठी लेकर के पैदल अहिंसात्मक तरीके से चलने पर विश्वास करते थे और उस लाठी में दम इतनी होती थी कि वो नकारात्मकता से भरी हुई क्रूर सरकार के ताबूत पर कील ठोकने का काम करती थी। हम उस विचारधारा के हैं। साथियों, आज किसान आंदोलन का 1 वर्ष से भी अधिक समय हो गया। इस किसान आंदोलन के ऊपर तमाम तोहमतें लगाई गईं। हमारे पास खूब मैसेज आते थे, खूब ईमेल्स आते थे। जब मैं किसी का जवाब नहीं देता था तो लोगों के माध्यम से हमको धमकियां दिलवाई जाती थी कि सर तुम आतंकवादियों के साथ खड़े हो, तुम खालिस्तानियों के साथ खड़े हो, तुम पाकिस्तानियों के साथ खड़े हो। मुझे लगता है मैंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैंने कहा कि मैं गांधी के भारत से हूं। मैं अपने दुश्मन को भी गले लगाना जानता हूं। अब जब किसान आंदोलन के ऊपर तमाम तोहमतें लगाई गई और जब नरेंद्र मोदी ने आकर के 19 नवंबर को जब इन बिलों को वापस लिया तो उनके मुंह पर इतना करारा तमाचा हमने नहीं, स्वयं नरेंद्र मोदी ने जड़ा और उनको उनकी अकल ठिकाने आ गई। उनको यह समझ में आ गया कि हमको अपने अहंकार के मद में इतना भी चूर नहीं होना चाहिए कि मैं अपने देश के अन्नदाताओं को ही गाली देने लग गया, अपने देश के ही अन्नदाताओं को मैं पाकिस्तानी कहने लग गया, अपने देश के ही अन्नदाताओं को खालिस्तानी कहने लग गया, टुकड़े टुकड़े गैंगे कहने लग गया। सही मायने में टुकड़े टुकड़े गैंग वो लोग थे जो इस देश के लोकतंत्र को तार तार करने पर लगे हुए थे, जो इस देश के लोकतंत्र को तोड़ने पर लगे हुए थे। ये इस किसान ने तो नीति अपनाई इस आंदोलन के दौरान कि तुम तोड़ोगे और हम जोड़ेंगे, और इन्होंने लगातार तोड़ने का प्रयास किया और हम लगातार जोड़ने का प्रयास करते रहे। हमारे इस आंदोलन की खूबसूरती आप देखो, हमारे इसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थीं, यंग भी थे, इसमें वृद्ध लोग भी थे, यहाँ क्लासेस भी चलती थीं। जिस कोरोना काल में इस देश की सरकार ने हाथ खड़े कर लिए, हमसे कुछ नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति में इस किसान आंदोलन ने इस आम जनता को एक सहानुभूति का संदेश दिया। वो उनके साथ खड़े हुए। यहाँ जिन बच्चों के लिए स्कूल बंद कर दिए गए 2 साल के लिए, यहाँ स्कूल चलाए गए, यहाँ शिक्षा प्रणाली, जिन कई तमाम प्रोफेसर ऐसे थे, तमाम शिक्षक ऐसे थे जो वहां से आते थे, यहाँ बच्चों को पढ़ा करके जाते थे, और तमाम प्रोफेसर और शिक्षक, तमाम डॉक्टर ऐसे भी थे जिन्होंने इस किसान आंदोलन में अपने कंधे से कंधा मिला करके लड़ने का दृढ़ संकल्प किया और अपनी नौकरियां छोड़ दी और इस किसान आंदोलन के एक सच्चे सिपाही बनकर के इसके साथ चल खड़े हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस किसान आंदोलन ने इस देश और दुनिया को क्या दिया। इस किसान आंदोलन ने इस देश और दुनिया को नैतिकता का पाठ पढ़ाया। इस किसान आंदोलन ने देश और दुनिया को धैर्य और धीरज रखने का पाठ पढ़ाया। इस किसान आंदोलन ने देश और दुनिया को जोड़ने की नीति समझाई। इस किसान आंदोलन ने इस देश और दुनिया को, एक कहावत थी कि जब एक लकड़ी हाथ में दी जाती थी उसको आसानी से तोड़ा जा सकता था, और जब एक मुट्ठी बन जाती है तो वो बहुत बलशाली हो जाती है। इस देश के किसान ने उंगली खड़ा करना, हाथ खोलना नहीं, इस पूरे के पूरे देश और दुनिया को मुट्ठी बांधना सिखाया। ताकत क्या चीज होती है, उस ताकत को सिखाया। इसकी ताकत तो कई बार देखी गई। ये 19 नवंबर को जब किसान बिल वापस हुए, हम तभी नहीं जीते। हमने तो इस जीत को तब देखा था, हमारी संसद मार्च चल रही थी, एक तरफ ओरिजिनल संसद चल रही थी और एक तरफ किसानों की संसद चल रही थी। जितनी कार्यवाही उस संसद में नहीं हुई, उससे ज्यादा सांसद कार्यवाही किसानों की संसद में हुई। और वहां मैंने एक अद्भुत नजारा देखा। मैं एक सांसद के तौर पर वहां गया हुआ था। मैंने देखा कि इसी देश की 14 पार्टी के लोग जो किसानों को किसान नहीं समझते थे, किसानों से कभी बात नहीं करते थे, किसानों के हित के बारे में कभी सोचते नहीं थे, वो
किसान आंदोलन की उस संसद में एक दर्शक दीर्घा बनाई गई थी। उस दर्शक दीर्घा में वो बैठे थे और किसानों का मंच ऊंचे पे लगा हुआ था और वो अपने मन में एक अकुलाहट लेकर के बैठे थे कि मुझे भी मौका मिल जाए इनकी संसद में शामिल होने का। मैंने पहली बार देखा कि उस समय किसानों का मंच ऊंचा था, किसान बोल रहा था और इसी देश के 14 पार्टी के लोग जो किसानों के फैसले उल्टे सीधे तय करते थे वो दर्शक बनकर के देख रहे थे। उस समय मुझे एहसास हो गया था कि इस किसान आंदोलन ने और इस देश के किसानों ने अपनी ताकत मुट्ठी बांध करके इस देश की राजनीतिक पार्टियों को सिखा दिया कि अगर किसान उठ खड़ा हुआ तो तुम्हारी कोई विसात नहीं। प्रधानमंत्री जी ने 2-3 शब्द कहे, मैंने कई बार कहा, मैं फिर आपसे कहता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने तपस्या की और इतनी तपस्या की कि प्रकाश के जैसा सत्य हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। प्रधानमंत्री जी, आप तपस्या कर कहाँ रहे थे? मैंने खूब जगह ढूंढी, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरा नक्शा एक दिन लेके बैठा, कोई तो जगह होगी, कहाँ कर रहे थे तपस्या आप? फिर मुझे समझ में आया, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी तपस्या कंगना रनौत के घर में कर रहे थे शायद। और कंगना रनौत के घर में तपस्या तो कर रहे थे मोदी जी, लेकिन उनकी तपस्या का फल मिल गया कंगना को। इसीलिए वो अचानक से निकली बाहर दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करके और उसने कहा कि 1947 में जो आजादी मिली थी वो भीख में मिली थी, असली आजादी 2014 में मिली। और मुझे लगता है कि मोदी जी खूब खुश हुए होंगे, क्योंकि मोदी जी तो ऐसा मानते हैं शायद कि 2014 से पहले जितने भी क्रांतिकारी हुए, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, उनका योगदान था ही क्या? वो अव्वल दर्जे के बेवकूफ थे। 2014 में मैं प्रधानमंत्री बना तब ये देश कि एक अकेला इंसान मैं ही तो रचा गया हूं। और प्रधानमंत्री शायद ये भी सोचते होंगे कि मुझे मंदिरों में होना चाहिए, मैंने जिन भक्तों की मंडली को तैयार किया है वो आकर के मुझ में फूल और मालाएं चढ़ाएं। प्रधानमंत्री जी, हकीकत यह है, तपस्या आपने नहीं, तपस्या इन किसानों ने की है। ये किसान जब दिल्ली के अंदर जाना चाहते थे अपने हक को लेने के लिए, अपने अधिकार को लेने के लिए, तब आपने इनको दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया, दिल्ली की सीमाओं पर इनको रोक दिया। इनके ऊपर आपने पानी की बौछारें की, आंसू गैस के गोले छोड़े, आपने इन पे टीयर गैस का यूज किया। ये किसान बैठ गया वहीं। इस किसान ने ठंडी में तपस्या की, इस किसान ने गर्मी में तपस्या की, इस किसान ने आंधी और तूफान में तपस्या की। इस किसान, जब बरसात होती थी टेंटों से पानी टपक टपक करके चूता रहता था, उस भीगते हुए पानी में इस किसान ने तपस्या की। और इतने से भी जब आपका मन नहीं भरा, आपने क्या किया? जो है बैरिकेड्स लगा करके उनमें सीमेंटेड दीवार खड़ी कर दी, तब भी आपका मन नहीं भरा। आपने उस पर नुकीले कीले ठोक दिए, जिनको देख देख करके किसान खून के आंसू रोता था कि आज किसानों ने ऐसा महसूस किया कि क्या मैं इसी देश का हूं या बाहरी हूं। इस तरीके से मुझे रोक दिया गया, कीले ठोक दिए, तब आपका दिल नहीं पसीजा। आपने झूठी तपस्या की, आपने नकली तपस्या की, और आपने तपस्या की ही नहीं। उसके बाद आपने कहा मैंने बड़ी पवित्र आत्मा के साथ इन कानूनों को बनाया था एक बहुत बड़े तबके को लाभ देने के लिए। प्रधानमंत्री जी, वास्तव में यदि आपकी पवित्र आत्मा होती तो जब लखीमपुर में मूली और गाजर की तरह हमारे किसानों को आपके ही मंत्री के सिरफरे बेटे ने मंत्री के उकसाने पर गाड़ी के नीचे कुचल दिया, तो उनके मरने के बाद अगले दिन आप लखनऊ में अमृत महोत्सव बना करके किसानों की मौत का अट्टहास नहीं कर रहे होते, उनका मजाक नहीं बना रहे होते। अगर आपकी पवित्र आत्मा सच में होती तो जो 700-750 किसान शहीद हो गए, उनकी सहानुभूति के लिए एक ट्वीट कर दिया होता, एक शब्द बोल दिया होता। अगर आपकी पवित्र आत्मा होती तो करनाल में आपके सिरफिरे अधिकारी ने खुलेआम आदेश दे दिया कि किसानों के सर फोड़ दो, और सर फोड़ दिए गए। उस समय उस अधिकारी को बर्खास्त कर देते तो आपकी पवित्र आत्मा होती। अगर आपकी पवित्र आत्मा होती तो जिसके बेटे ने किसानों को कुचला, जिसके उकसाने पर, उसके मंत्री को आज भी आप अपने बगल कुर्सी पर बैठाते हो, किसानों को जलाते हो, किसानों को चिढ़ाते हो और यह संदेश देते हो कि देखो मैं तुम्हें अभी भी कुचलने की मंशा से आगे बढ़ रहा हूं, आगे भी तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा। पवित्र आत्मा आपकी नहीं थी। मोदी जी, यह देश आपके और आपके चंद लोगों से नहीं बना है। यह देश 130 करोड़ लोगों से बना है। यह देश मजदूरों ने बनाया, यह देश किसानों ने बनाया, छोटे छोटे उद्योग करने वाले लोगों ने बनाया, छोटे छोटे व्यापारियों ने बनाया।
ये देश महिलाओं ने बनाया, ये आपने नहीं बनाया। इस देश में आपके जैसे न जाने कितने आए और न जाने कितने गए। ये देश जहां था, ये देश वहीं है। इस देश को तोड़ने के लिए तमाम प्रयास किए गए, लेकिन इस देश को आज भी कोई तोड़ नहीं पाया। इसकी अखंडता को कोई तार तार नहीं कर पाया। आपके भी बस की बात नहीं है, और मुझे लगता है अब आपको समझ में आने भी लगा है। आपने अनाउंसमेंट जब किया कि मैं बिलों को वापस लेता हूं, आपने ये अनाउंसमेंट करने के बाद अगर छोटा सा शब्द ये इतना कह दिया होता कि मैं किसानों के लिए एमएसपी का गारंटी कानून भी बनाऊंगा, मुझे लगता है तब भी आपके सारे जितने भी नकारात्मक सवाल थे वो खत्म हो जाते, हम आपका धन्यवाद करते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने अपने द्वारा लाई गई चीज जो किसानों के ऊपर थोपना चाहते थे, उसी चीज को लेकर के वापस लेकर के अपनी पीठ थपथपाई, खुद ही थपथपाई अपने आप। और किसान जो मांग रहा था कि हमें एमएसपी का गारंटी कानून दो, उस पर अभी तक ना आपने, ना आपके किसी मंत्री ने, ना ही आपके किसी प्रवक्ता ने कोई चर्चा नहीं की। आपने कहा कमेटी गठित कर दी गई है एमएसपी के लिए। मैं कहता हूं कल संसद का सत्र चलेगा, पहला दिन आप स्वयं या आपका कोई मंत्री, आपका कोई संतरी खड़े होकर के ये बोले लाइव कि मैं एमएसपी की लीगल गारंटी कानून बनाने का आश्वासन इस देश के किसानों को देता हूं, उसकी बात कमेटी गठित करे और वो प्रोक्योरमेंट उसका जारी करे, उसकी बाद में क्रियान्वयन शुरू हो, और कौन सी फसलें होंगी, किन फसलों पर एमएसपी मिलेगा, ये बात की बात होगी। तुरंत के तुरंत उस पर काम होना चाहिए। अगर वास्तव में आप में बड़ा दिल है, आपने कल तोमर जी ने कहा कि किसानों को बड़ा दिल दिखाते हुए बॉर्डर खाली कर देने चाहिए। मैं तोमर जी से भी कहना चाहता हूं, आप अपने प्रधानमंत्री जी के पास तक हमारा एक छोटा सा संदेश पहुंचा देना कि यह सरकार बड़ा दिल क्यों नहीं दिखा सकती। दिखाए यह सरकार बड़ा दिल, और बुढ़ाए इन किसानों को सम्मानजनक बड़ा दिल दिखाते हुए बैठाए टेबल पर, जैसे 11 दौर की बात की थी, फिर से करे बात, और उनके हर उस मसले पर बात करे जो इस किसान आंदोलन के दौरान उनकी मांगों में जुड़े। हमारी मांगे दो ही थी जब हम आए थे कि इन बिलों को वापस लो, एमएसपी का गारंटी कानून बनाओ, और पराली और बिजली अमेंडमेंट, ये सदैव से थे। उसके बाद हमारा जो दो मांगे जुड़ी कि किसान जो शहीद हुए, हमारा अगर हम यहाँ बॉर्डर पे नहीं आते तो हमारे किसान नहीं शहीद होते, हम बॉर्डर पे नहीं आते मुकदमे दर्ज नहीं होते, हम यहाँ नहीं आते हमारे किसान कुचले नहीं जाते, इसकी भी जवाबदेही आपको देनी होगी। इस पर भी मोदी जी आपको जवाब देना होगा। ये देश अब जाग चुका है, ये देश अब सब समझ चुका है, और आपने जो इस देश के किसानों के साथ किया, ये आज कल, एक हफ्ते, एक महीने, एक साल, ये सदियों तक इसको भूलेगा नहीं। आपने किसान आंदोलन में बैठे हुए किसानों के ऊपर तुगलकी फरमान जारी करते हुए तमाम तोहमतें लगाई, उनको ठप्पे दिए, कौन कौन से, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या कहा आपने। इस किसान आंदोलन ने भी आपकी सरकार को एक ठप्पा दिया है, बहुत जबरदस्त ठप्पा दिया है। और क्या आपकी ये सरकार आने वाले इतिहास में, आने वाली पीढ़ी में 750 किसानों के हत्यारी सरकार के नाम से जानी जाएगी। ये आपके ऊपर ठप्पा लगा है, ये इस किसान आंदोलन ने लगाया है आपके ऊपर ठप्पा। इससे बच नहीं पाओगे आप, कहां तक बचोगे, बच करके जा नहीं पाओगे। हमारे साथ हमारे दिल्ली देहात के अध्यक्ष श्री राजीव यादव जी हैं, मैं उनसे कहूंगा, कहने को तो बहुत कुछ है, ये समय गुजर जाएगा, ये अरसा गुजर जाएगा,